पिछले कुछ दिनों से बाहर लगातार बवंडर की चेतावनियां जारी हो रही हैं। 3 दिन से लगातार। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है बाहर जो कुछ भी है वो असली बवंडर नहीं है। मैं अमेरिका के मिडवेस्ट में रहता हूं। जगह का नाम नहीं बताऊंगा, वैसे भी वो महत्वपूर्ण नहीं है। यहां वैसे भी मौसम की चेतावनियां आती रहती हैं, खासकर बवंडर की। आमतौर पर अप्रैल से जून के बीच ये सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी साल के बीच तक खिंच भी जाता है। मगर लगातार 3 दिन चेतावनी मिलना बहुत असामान्य है। 3 दिन पहले से ये सब शुरू हुआ। उस दिन मैं पूरा दिन का काम खत्म करके घर लौटा, सोफे पर गिर पड़ा। एक हाथ में बियर थी और माइक्रोवेव में कोई डिनर गर्म कर लिया। मेरा कुत्ता मिंगजे एक छोटा सा रेस्क्यू डॉग है। आमतौर पर शांत रहता है, मेरे पैरों के पास सोना पसंद करता है। उस दिन भी वैसा ही था। मैंने कुछ खास करने का सोचा भी नहीं था, बस थोड़ी बियर पीते हुए बेकार का देर रात का टीवी देखकर सो जाना चाहता था। यह मेरी सबसे आम दिनचर्या है। तभी टीवी और मोबाइल दोनों अचानक तेज आवाज करने लगे। बवंडर की चेतावनी। मैंने भौहें चढ़ाई, खिड़की से बाहर झांका। बाहर थोड़ा बादल था, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा मौसम नहीं था कि बवंडर हो। फिर भी आदत के अनुसार मैं सोफे से उठा, मिंगजे और डिनर लेकर बेसमेंट के शेल्टर में चला गया। दुर्भाग्य से दरवाजा बंद करने के बाद ही याद आया कि बियर लाना भूल गया। सच कहूं, मेरा बेसमेंट घर की तरह ही बेहद साधारण है। तुम शायद अंदाजा लगा सकते हो। मैं अंधेरे में सीढ़ियां उतरते हुए दीवार टटोल रहा था, जब तक कि स्विच नहीं मिल गया। मुझे पता था इस मौसम में बिजली ज्यादा देर नहीं टिकेगी, इसलिए मैंने जल्दी से बैकअप जनरेटर चला दिया। खाने पीने का स्टॉक भी चेक कर लिया। फिर उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर रेडियो चालू किया। कम से कम आधा घंटा सुनने की सोच रहा था, जब तक सिग्नल डिस्टर्ब न हो जाए। मैं डिनर खाते खाते रेडियो सुन रहा था। आवाज में शोर बढ़ रहा था। फिर अचानक आपातकालीन मौसम चेतावनी। कैंसस राज्य के सन्ना काउंटी के निवासियों, ध्यान दें। कृपया तुरंत अपने घरों या भूमिगत शेल्टर में रहें। सभी खिड़कियां बंद करें, दरवाजे लॉक करें और शेल्टर का प्रवेश बंद कर दें। किसी भी हालत में दरवाजे पर मदद की आवाज या दस्तक सुनकर जवाब न दें। कृपया आधिकारिक सूचना तक प्रतीक्षा करें। आप सभी सुरक्षित रहें। शुभकामनाएं। ये क्या बकवास है? मैं लगभग खाना गले में फंसा बैठा था। अचानक सीधा बैठ गया, आवाज तेज कर दी कि कहीं गलत न सुना हो। कृपया शेल्टर का प्रवेश बंद कर दें। किसी भी मदद की आवाज या दस्तक सुनकर जवाब न दें। मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गया। ये आखिर मामला क्या है? मैं मिडवेस्ट में पैदा हुआ हूं, मौसम का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन इतनी बारिश, बिजली और असली बवंडर झेल चुका हूं। कभी भी अधिकारियों ने दरवाजा न खोलो जैसी चेतावनी नहीं दी। यह तर्कसंगत नहीं था। पहले मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद कोई अपराधी तूफान से बचने के बहाने लूटने आ जाए, इसलिए काउंटी ने यह चेतावनी दी हो। लेकिन सच कहूं तो पहले भी जब लुटेरे होते थे तो भी ऐसा कभी नहीं हुआ। वे ध्यान नहीं खींचना चाहते। मैंने खुद को ज्यादा सोचने से रोका और आखिरकार मिंगजे के साथ जल्दी सो गया। सच कहो तो करने को कुछ नहीं था, बस छत पर बरसात की मार सुनते रहना। मैं रात के करीब 3 बजे जागा, मिंगजे की वजह से। वो अचानक बेसमेंट के दरवाजे पर गरजने लगा, गहरी, लगातार आवाज में, जिससे मैं तुरंत जाग गया, क्योंकि वो तूफान में कभी नहीं भौंकता जब तक कि बाहर किसी अजनबी के कदमों की आवाज न हो। मैंने सांस रोक ली, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा, कान दरवाजे से लगाया। सिर्फ मूसलधार बारिश और दूर से बिजली की आवाज सुनाई दी। अजीब था, सिद्धांततः बवंडर तो निकल चुका होना चाहिए था। और मैंने रेडियो की आवाज भी तेज कर रखी थी ताकि कोई सूचना न छूटे। मैं ऊपर जाने ही वाला था कि क्लिक। लिविंग रूम का मुख्य दरवाजा खुल गया। मेरे दिमाग में सन्नाटा छा गया। खत्म। मैं दरवाजा बंद करना ही भूल गया था। मिंगजे भौंकने लगा, हवा फाड़ने जैसी आवाज में। मैं उसे शांत कराने लगा। उसकी गहरी गरज रुक नहीं रही थी, बल्कि और सतर्क हो रही थी। मैंने बाहर की एक क्षणिक चुप्पी का फायदा उठाकर लकड़ी के तख्ते से बेसमेंट का दरवाजा अटका दिया, ताकि बाहर से खोलना लगभग नामुमकिन हो। फिर मैंने सुना कदमों की आवाज, बहुत हल्की लेकिन साफ।
लिविंग रूम से आती हुई, मेरे परिचित कालीन पर चलते हुए, धीमी, भारी, जैसे कुछ घसीट रहा हो। मैं तंग कर खड़ा हो गया, पेट में मरोड़। मेरी शिकार वाली बंदूक ऊपर रह गई थी। मेरे पास सिर्फ टूल बॉक्स की एक स्टेक चाकू थी। मैंने लाइट बंद कर दी। अफसोस हुआ कि पहले जलाई थी। सावधानी से मैंने आंखें बेसमेंट के दरवाजे की पट्टियों के बीच के छेद पर लगाई। बाहर झांका। सिर्फ सोफा, सीढ़ियां और बाथरूम का बंद दरवाजा दिख रहा था। कुछ नहीं दिखा, लेकिन मिंगजे अब भी धीमे धीमे गरज रहा था, जैसे किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले बहुत हल्की, जैसे उंगलियों की हल्की ठक-ठक। मुझे लगा बारिश की आवाज है, लेकिन कुछ सेकंड बाद दस्तक अचानक जोरदार धमाके में बदल गई। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। आवाज ऐसी थी जैसे कोई पूरे शरीर से दरवाजे पर टकरा रहा हो। दरवाजा कांप रहा था। लकड़ी चरमरा रही थी, जैसे अगले ही पल टूट जाएगी। दरवाजे के पीछे भारी सांसें, गाढ़ी, भीगी हुई, जैसे कुछ पानी से निकल कर आया हो। मैं डर के मारे पीछे कूदा, लगभग सीढ़ियों से गिर पड़ा। किसी तरह संभल कर चिल्लाया, मेरे घर से निकल जाओ। मेरे पास हथियार है। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके डरावना बनाया, लेकिन कंपन छिप नहीं पाया। अजीब बात यह कि दस्तक रुक गई। मैं रुक गया, सोचा कि शायद डरकर भाग गया, लेकिन यह सोच कुछ सेकंड ही रही। दरवाजे का हैंडल हिला। हे भाई! दरवाजे के बाहर से आवाज आई, धीमी, जैसे टूटी हुई कैसेट बार बार चल रही हो, टूटी फूटी इलेक्ट्रॉनिक खड़खड़ाहट के साथ। जल्दी मुझे अंदर आने दो। बाहर सच में बहुत खतरा है। मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। मैं जम गया। वो मेरे भाई की आवाज थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। मेरा भाई 3 साल पहले मर चुका था, कार दुर्घटना में। मैंने खुद उसे दफनाया था। मुझे अब भी याद है, वो अपनी पसंदीदा डेनिम जैकेट पहने था। अब वो बेसमेंट के दरवाजे पर था, उसी आवाज में जो मेरी हड्डियों में बसी है, अंदर आने की विनती करते हुए। मेरी हर नस चीख रही थी। वो मार्क नहीं है, वो कुछ है, कोई घृणित जीव जो मेरे भाई की नकल कर रहा है। फिर भी मेरे मुंह से अनजाने में निकला, क्या तुम मार्क हो? उसने तुरंत जवाब दिया, लगभग कोमल स्वर में। हां, बहुत दिन बाद मिले हैं। जल्दी मुझे अंदर आने दो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। लेकिन आखिरी कुछ शब्दों में उसकी आवाज बदल गई, गहरी, भारी, चिपचिपी हो गई, जैसे कोई गीली धातु पर नाखून घसीट रहा हो। वो बिल्कुल मार्क की आवाज नहीं थी। मुझे तुरंत समझ आया, मुझे अब जवाब नहीं देना है। मैंने सांस रोक ली, दांत भींच लिए, अब कोई आवाज नहीं निकाली। वो चीज शायद निराश हो गई, फिर भी मनाने लगी, एरिक, प्लीज, भगवान के नाम पर मुझे अंदर आने दो। बाहर सच में बहुत खतरा है। तूफान बहुत तेज। हर शब्द जैसे उसके मुंह से खींचकर निकाला जा रहा था। आवाज और अजीब होती जा रही थी, इंसान जैसी नहीं। मैंने दांत भींचकर खुद को किसी भी आवाज से रोक लिया, जरा भी नहीं। फिर वो गुस्सा हो गया। एक तेज, भयानक दहाड़ ने रात को चीर दिया। वो इंसानी आवाज नहीं थी, वो किसी अजीब जीव की चीख थी। तेज, कान फाड़ू, पूरे बेसमेंट की हवा को हिला देने वाली, जैसे हजारों सुइयां मेरे कान के पर्दे में घुस रही हों। मुझे उल्टी सी होने लगी। फिर दरवाजे पर जोरदार धमाके शुरू हो गए। लकड़ी चरमराने लगी, जैसे अगले ही पल टूट जाएगी। उस रात वो चीज दरवाजे के बाहर ही रही, कभी फुसफुसाती, कभी चीखती, कभी शरीर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती, जैसे कोई लंबा, राक्षसी शिकार चला रही हो। और मैं इस छोटे से शेल्टर में ही छुपा रहा, कान ढके, कुत्ते को पकड़े। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि फटने वाला था। बार बार प्रार्थना करता रहा, जल्दी सुबह हो जाए, भगवान के लिए जल्दी सुबह हो जाए। बाद में काफी देर तक सब कुछ शांत रहा। मैं और मिंगजे वैसे ही तहखाने में चुपचाप बैठे रहे। बाहर तूफान की गरज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, रेडियो अचानक बज उठा। आपातकालीन मौसम चेतावनी समाप्त कर दी गई है।
निवासी शरण स्थलों को छोड़ सकते हैं और अपने घरों की स्थिति की जांच कर सकते हैं। उपरोक्त नवीनतम सूचना है। मैंने अनायास ही राहत की सांस ली। क्या यह सच में खत्म हो गया? लेकिन रुको, कुछ तो गड़बड़ है। आमतौर पर ऐसी चेतावनी हटने के बाद प्रसारण में आपदा की स्थिति, शरण स्थलों के स्थान, आपूर्ति केंद्रों की जानकारी, यहां तक कि अस्थायी चिकित्सा और बिस्तरों के इंतजाम तक बताए जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ नहीं था। बस एक ठंडी सी पंक्ति, आप बाहर जा सकते हैं। और मैं बाहर अब भी गरजते बादलों की आवाज सुन सकता था, दूर से। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि तूफान समाप्त हो गया है। मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। यह सामान्य प्रसारण नहीं हो सकता। और वो रेडियो जैसे पागल हो गया था। हर कुछ मिनट में फिर वही संदेश बजाता, स्वर पूरी तरह सटीक, बिना किसी उतार चढ़ाव के, मानो मुझे बाहर जाने के लिए उकसा रहा हो। मैंने लगभग उसे खींचकर बंद कर देना चाहा। बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं की। कहीं सच में किसी दिन आधिकारिक सूचना आ जाए तो। इसी तरह 3 दिन और बीत गए। तूफान नहीं थमा, रेडियो नहीं रुका, और वो चीज भी नहीं गई। कभी कभी वो अचानक दरवाजा पीटने लगता, मानो मुझे याद दिला रहा हो, अरे मैं अभी यही हूं। मैं अब लगभग टूट चुका हूं। अगर मिंगजे मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं पागल हो जाता। इन दिनों मैं कभी कभी थोड़ी देर के लिए सो जाता हूं, ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि होश में रह सकूं। लेकिन जैसे ही मैं जागता हूं, वो चीज कभी कभी बोलने लगती है। उसकी वो अजीब, लगभग मेरे भाई जैसी आवाज, बार बार दोहराते हुए, बहलाते, डराते हुए मुझे दरवाजा खोलने को कहती रहती है। और रेडियो अब भी वही संदेश नरम स्वर में दोहराता रहता है, आप बाहर जा सकते हैं। सच में पागल कर देने वाला। लेकिन मैं भी पूरी तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा था। मैंने तहखाने की पिछली दीवार खोदना शुरू कर दिया। तुम जानते हो, जब मैंने ये घर खरीदा था तो पुराने मालिक ने बताया था, इस तहखाने में एक और दरवाजा है जो बाहर की ओर जाता है, लेकिन गिर चुकी दीवार और मलबे ने उसे बंद कर दिया है। तब मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब शायद वही दरवाजा मेरी इकलौती बच निकलने की राह है। मुझे अचानक याद आया, तहखाने के कोने में एक पुराना फोन भी पड़ा है जो वायर्ड लाइन से जुड़ा है, वायरलेस सिग्नल पर निर्भर नहीं। मैंने तुरंत पड़ोसी को कॉल करने की कोशिश की। पहली कुछ कॉल्स किसी ने नहीं उठाई। मैंने सोचा शायद वे भी शरण में हैं या भाग चुके हैं। जैसे ही मैं हार मानने वाला था, वो चीज फिर बोल उठी, तुम उन्हें फोन से नहीं पकड़ पाओगे, मैं मदद कर सकता हूं। मुझे अंदर आने दो, मेरे पास खाना और पानी है। मैं ठंडी हंसी हंसा, खाना और पानी? मुझे कमी नहीं। मेरे पास इतना स्टॉक है कि कई दिन चल जाए। मिंगजे के लिए डॉग फूड भी मैंने काफी रखा है। भले ही वो इन दिनों बुरी तरह डरा हुआ है, लेकिन खा रहा है मजे से। कोई कह सकता है कुत्ते को चारे के तौर पर बाहर फेंक दो, ये सबसे तर्कसंगत है। लेकिन मेरे लिए मिंगजे मेरा सबसे करीबी परिवार है, कोई औजार नहीं। मुद्दे पर लौटते हैं। ये तहखाना भले ही जर्जर है, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है, कुछ दिन निकाल सकता हूं। मैंने फिर से कॉल मिलाई। इस बार आखिरकार जुड़ गया। हेलो मिस्टर रॉबिन्सन, मैं एरिक हूं। क्या मैं आपके यहां आकर कुछ समय तूफान से बच सकता हूं? उधर 1 सेकंड की चुप्पी रही, फिर जवाब आया, क्या तुम्हारे वहां कुछ हुआ है? मैं हिचकिचाया। सच कहूं तो मैं उसे दरवाजे के बाहर वह चीज जो मेरे भाई की आवाज की नकल कर रही है कैसे बताता? मुझे डर था वो विश्वास नहीं करेगा। डर था वो मुझे बचाने आ जाएगा और फिर। इसलिए मैंने बात बदली। यहां खाना लगभग खत्म हो गया है, जनरेटर भी खराब हो गया। क्या मैं आपके घर आ सकता हूं? तूफान के बाद चला जाऊंगा। उसने बहुत जल्दी जवाब दिया, बिल्कुल, हमारे यहां सामान अभी भी बहुत है। तुम हमारे घर के पीछे वाले दरवाजे पर आकर दस्तक दो, हम तुम्हें अंदर ले लेंगे। धन्यवाद, मैं अभी आता हूं। मैंने फोन काटा, मन में प्रार्थना करते हुए। उम्मीद है अभी फोन उठाने वाला वाकई रॉबिन्सन ही हो, वो चीज नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा भरोसा था, अगर वो चीज होती तो निश्चित ही बेचैन होती, और उसकी आवाज किसी सामान्य इंसान जैसी स्वाभाविक नहीं होती। वो आवाज की नकल कर सकती है, लेकिन भावनाओं की बारीकी की नहीं। इस बार
मैं सब कुछ दांव पर लगाने वाला था। इन दिनों मैंने पड़ोसी से संपर्क करने की कोशिश के अलावा ज्यादातर समय उसी पिछला दरवाजा खोदने में बिताया। मुझे नहीं पता वो चीज हमेशा दरवाजे पर रहेगी या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं जब तक मैं खुद दरवाजा नहीं खोलता वो अंदर नहीं आ सकती। इसलिए मैंने थोड़ा छल किया। चौथे दिन सुबह से ही मैं एक छोटी फावड़ा लेकर चुपचाप पिछली ओर खुदाई कर रहा था। बाहर तूफान और बारिश, तहखाने में घुटन। मैं जल्द ही पसीने से भीग गया। पूरी दीवार के पीछे लगभग मिट्टी ही मिट्टी थी। बीच बीच में कुछ पत्थर, मलबा, शायद पुराने तूफान के गिरने से बचा हुआ। छत से अब भी पानी टपक रहा था। फावड़ा बाद में टूट गया तो मैंने सीधे हाथों से खोदना शुरू किया। शाम 6 बजे तक मैंने आखिरकार वो बाहर की ओर जाने वाला दरवाजा निकाल लिया। अब बस एक ही काम बचा था, उस चीज का ध्यान भटकाना, फिर मिंगजे को लेकर भागना। मैंने दिमाग में योजना बनाई। आधे घंटे में सारी तैयारी की। पहले मिंगजे को खाना दिया, फिर खुद ने 59 सेकंड में एक नूडल्स कप बनाया। शायद ये मेरा तहखाने में आखिरी भोजन था। मैंने सामान तैयार किया। जो लकड़ी का पटरा दरवाजे पर अटका था उसे मैंने खुदाई में मिली एक पुरानी कमजोर लकड़ी की तख्ती से बदल दिया। ऊपर से देखने में वह दरवाजे की कुंडी जैसी ही लगती थी, लेकिन हल्का धक्का लगते ही टूट जाती। मैंने उस पर एक रस्सी भी बांध दी ताकि दिखे तो सुरक्षित, लेकिन किसी भी वक्त टूट सके। मैंने बैग में खाना, पानी, बैटरी भरी। मिंगजे को भी बैग में डाल लिया। शुक्र है वो छोटा है, किसी तरह फिट हो गया। एक हाथ में रस्सी, एक में वो स्टेक चाकू। मैं खोदी हुई पिछली ओर के दरवाजे तक पहुंचा, गहरी सांस ली, फिर तहखाने के दरवाजे की ओर चिल्लाया, साली चीज, बाहर आ जा। फौरन पिछला दरवाजा धक्का देकर खोला। बिना पीछे देखे बाहर भाग गया। मैं पिछवाड़े के सूखे घास के मैदान को पार करता हुआ, टूटी हुई बाड़ लांघता हुआ, सीधे पड़ोसी के घर के पिछले दरवाजे तक पहुंचा। मैंने जोर जोर से तहखाने के दरवाजे को पीटा, चिल्लाया, मैं हूं, मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खुला। वो मिसेस रॉबिन्सन थी, चेहरे पर आश्चर्य और चिंता दोनों। जल्दी अंदर आओ, तुम तो भीग गए, बाहर खड़े क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा, सीधे उनके घर के तहखाने में कूद गया, हाफता हुआ, मिट्टी और बारिश से लथपथ। लेकिन मैं जम गया। पूरे तहखाने में अंधेरा था, एक भी लाइट नहीं। मैंने झिझकते हुए पूछा, मिस्टर रॉबिन्सन, यहां क्या हुआ? एक आवाज अंधेरे के कोने से आई, गर्मजोशी भरी, एरिक, तुम आखिरकार आ गए। किसी मेहमान का होना सच में अच्छा लगा। मेरे दिमाग में अलार्म बजने लगे। वो आगे हंसते हुए बोला, माफ करना, यहां थोड़ा अंधेरा है, हमारा जनरेटर 1 घंटे पहले खराब हो गया। मैंने मजबूरी में हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तहखाने में भूखे रहने से तो अच्छा है। सच कहूं, उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा यही राहत थी कि आखिर मैं उस चीज के चंगुल से निकल आया। लेकिन अगले ही पल रॉबिन्सन ने अचानक मुझसे पूछा, वैसे तुम्हारा भाई मार्क, वो पिछली बार कब तुमसे मिलने आया था? मैं जैसे बिजली का झटका खाकर वही जम गया। क्या? उसका स्वर शांत था। तुम्हारा भाई, वो अभी तुम्हें ढूंढने आया था, पूछ रहा था तुम कहां हो। एक ही पल में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। मैंने धीमी आवाज में पूछा, वो मार्क अभी कहाँ है? मैंने चारों तरफ देखना शुरू किया, लेकिन तहखाना इतना काला था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बस अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, मार्क, मार्क। चारों ओर भयानक सन्नाटा था, बस मेरी भारी सांसें जो अंधेरे में गूंज रही थी।